हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल विशाल ब्लॉग्स। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे जो टोटल आप चैप्टर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 to 8 तक हैं। तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही चैप्टर हैं जो कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस दिया हुआ है। एंड बाय द कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर ये देखा गया है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड से 5 क्वेश्चन, उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम से 10 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मशीन से 5 क्वेश्चन, पावर एंड सिस्टम से आपका 10 क्वेश्चन, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम से 10 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से 5 क्वेश्चंस, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 5 क्वेश्चंस, लास्ट में है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव से 10 क्वेश्चंस। ये इतने पूछे हुए गए थे। ठीक है, तो ये क्लासेस भी उसी बेस पे कराई जाएंगी और इनके ख़त्म होते ही या फिर बीच में भी अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं एग्जीक्यूटिव का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और हर चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बेसिक बताई जाएंगी, फिर उसमें उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएंगी विद फुल एनालिसिस के साथ। तो आइए देखते हैं यहाँ टेक्निकल पार्ट में सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट और एंड फील्ड। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और फील्ड ये किस बला की नाम है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जिसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ आपको एकदम बेसिकली बताया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? ए सर्किट दैट इज यूज्ड टू डिलीवर करंट टू इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस सच एज मोटर, फैन, कूलर्स एंड अदर होम अप्लायंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि ऐसा परिपथ जिसका उपयोग विद्युत से चलने वाले उपकरणों जैसे मोटर, पंखा, कूलर तथा अन्य घरेलू उपकरणों तक करंट पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, लीकेज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहाँ सबके हिंदी में नाम दिए गए हैं। यहाँ मैंने हर चीज़ हिंदी इंग्लिश भी रखा हुआ है ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई हिंदी में है, इंग्लिश में है। ठीक है, लास्ट टाइम एक वीडियो में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने वो हिंदी में ट्रांसलेट करके वीडियो तैयार किया था, फिर बहुत से लोगों ने ये डिमांड किया था कि सर इंग्लिश में, तो फिर मुझे इंग्लिश में भी बनानी पड़ी थी, इसलिए मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में आपको हिंदी में बताते चलेंगे। तो ये भी एकदम टोटल वीडियो पूरा एकदम ध्यान से देखना होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फॉर ए कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला है पावर सोर्स, स्विच, फ्यूज, लोड एंड वायर। ये पांचों जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इसके एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट के। इनके बिना कोई भी विद्युतीय परिपथ अधूरा होता है। एक विद्युतीय परिपथ के लिए ये सभी एकदम आवश्यक भाग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। द एरिया around a charge in which it experiences an electric force, means attraction or repulsion force upon bringing another charge is called an electric field. That means किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह तुरंत वैद्युत बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट वाइज बनाया गया है। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसका एसआई मात्रक
जो होता है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम्ब दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट गिवन बाय माइकल फैराडे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहला कंसेप्ट जो दिया गया था वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए वेक्टर अमाउंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है एक सदिश राशि होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ डिनोटेड बाई ई एंड ई इक्वल एफ बाई क्यू, वेयर एफ इज ए कोलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्यू इज अ चार्ज। दैट मीन इसे ई से सूचित किया जाता है और ई इक्वल एफ बाई क्यू होता है, जहाँ एफ कोलम्ब या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल तथा क्यू आवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन ई इक्वल न्यूटन बाई कूलम्ब इक्वल MLT to the power -2 by A by T, that mean E equal MLT to the power -3 A to the power -1। यहाँ पे ये हो गया, आपको इसका मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल न्यूटन बाई कूलम्ब होती है, और न्यूटन का यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा MLT का पावर -2 और कूलम्ब का यहाँ डायमेंशन यानी विमा ये हो जाएगा AT, ठीक है। यानी फाइनली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा होगा वो MLT का पावर -3 और A का पावर -1 होगा, ठीक है। तो ये इतनी जो थी ये बेसिक्स थी इलेक्ट्रिकल सर्किट और फील्ड के बारे में। अब आते हैं हम आपको इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। दोस्तों MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो होगी वो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है या फिर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बहुत लेंदी वीडियो है, बहुत से लोग कतराते हैं ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से मैं एवरेज 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रखूँगा, जहाँ पे ड्रॉप होगी फिर वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने के बाद ना कोई भी कतराता है देखने से, सोचता है कि डायरेक्ट यार PDF मांग लो, PDF से पढ़ लेंगे। लेकिन PDF में क्या होती है ना कि बहुत सारी ऐसी कहीं कहीं पे मैंने देखा, एक्चुअली ये PDF तो मैंने भी कहीं से डाउनलोड किया हुआ है ना, तैयार किया हुआ है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे कि जिनका आंसर गलत दिया हुआ था, तो उनको यहाँ पे करेक्शन कर करके मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। और आपको PDF में दे दूँ, अगर वहाँ पे नहीं बताएं कि क्या है तो फिर आप कैसे समझिएगा अपने से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसी वजह से मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ इज़ ट्रू फॉर, दैट मीन कूलम्ब्स लॉ निम्न में से किसके लिए सही है। तो जानते हैं कि कूलम्ब्स का नियम छोटी और बड़ी सभी दूरियों के लिए सत्य है, चाहे वो एटॉमिक डिस्टेंस हो या न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसलिए इसे लंबी दूरी का बल भी कहा जाता है। अतः यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, दैट मीन राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत प्रवाह कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी बिंदु का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा, इसलिए विद्युत प्रवाह यानी कि फाई जो होगा, फाई इक्वल होता है ई ds cos थीटा, और ई cos थीटा इंटू ds इक्वल 0 हो गया, तो ई cos थीटा इंटू 0 करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज, द रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी इज व्हाट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता और चालकता में परिवर्तन होता है, तो चालकता के लिए प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, तथा जैसे जैसे तापमान के साथ प्रतिरोधकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता का वर्ग भी बढ़ता जाएगा।
इसलिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता और चालकता का अनुपात भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जूल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, यानी एक संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि किरचॉफ का जंक्शन का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किरचॉफ का लूप का नियम विद्युत क्षेत्र की रूढ़िवादी प्रकृति को फॉलो करता है या उस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हम जानते हैं कि किरचॉफ का जंक्शन का नियम है जो वो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, और यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह विद्युत क्षेत्र की रूढ़िवादी प्रकृति पर आधारित है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ का जो लूप नियम है वो किरचॉफ का वही द्वितीय नियम बोला जाता है, और यह जो होता है सो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकेंड नंबर गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज। दैट मीन क्वेश्चन बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ये बहुत से लोग जानते होंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस इज, यानी कि गैर प्रतिरोध का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए जो ओमिक रेसिस्टेंस होते हैं उनमें कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प, कार्बन रेसिस्टर्स ETC ये सब आते हैं, और जो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस होते हैं उनमें डायोड, सेमीकंडक्टर्स, इंडक्टर्स ETC आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉन ओमिक रेसिस्टेंस कौन है, तो यहाँ पे डायोड मैंने पहले ही सबसे पहले डायोड ही बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज SI = 0 एट ए जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जंक्शन पर किरचॉफ का पहला नियम यानी SI = 0 किसके संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले ही बता चुका हूँ कि किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण से संबंधित है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इट इज़ रिलेटेड टू चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kWh इज इक्वल टू। तो ये भी क्वेश्चन बहुत से लोग जानते होंगे। 1 किलोवाट घंटा क्वेश्चन बता रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 × 10⁵ जूल। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग जो हुई है वो मिस प्रिंट टाइप से हुई है, या फिर जो कहिए ये 105 जूल नहीं समझिएगा लोग, यहाँ पे 10⁵ जूल लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था कि PDF बहुत से लोग हैं कि मतलब तुरंत PDF की डिमांड करते हैं, सर PDF। ये कैसे समझोगे भाई, अगर ये तो जैसे लिखा हुआ है वैसे हर कोई समझ लेगा कि 105 जूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझते हैं ये कैसे हुआ। एक्चुअली 1 किलोवाट इक्वल 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट इक्वल कितना हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको आ जाएगा 36 × 10⁵ जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इन सर्किट शोन इन फिगर इज। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में दिखाए गए सर्किट में बिंदु P और Q के बीच की धारिता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस यहाँ पे दो टाइप के दिखाए हुए हैं। एक तो आपको फर्स्ट जो कैपेसिटेंस है, यानी कि देखिए ये और ये क्या है, ये सीरीज में दिया हुआ है, और ये जो है कैपेसिटेंस ये पैरेलल है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम पैरेलल को सीरीज़ में बदल देंगे ताकि ये 3 सीरीज हमारे पास हो जाएंगे। तो जो पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो सी टोटल इक्वल होता है क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी होंगे वो उनको टोटल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 3 म्यू एफ हो जाएगा। और उसके बाद अब तीनों सीरीज़ क्या हो गए, ये सीरीज़ में हो गए, तीनों कैपेसिटेंस जो हो गए वो सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला होता है सो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देंगे तीनों को 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 1 म्यू एफ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसके संयोजन के ऊपर निर्भर करता है। दैट मीन इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ तांबे के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा तांबे में वृद्धि के साथ, तापमान में वृद्धि के साथ तांबे का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज होगा। ये कितना इंक्रीज होता है ये भी जान लीजिए। अगर तापमान को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो 0.393% बढ़ जाएगा। कितना 0.393%। ये सब एकदम छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, यानी कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस में मापा जाता है। ठीक, तो देखिए किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो महो पर मीटर में भी मापा जाता है और कहीं कहीं ऑप्शन में ओम पर सेंटीमीटर दिया है तो वो भी होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों आंसर आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक ही दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी महो पर मीटर। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि विद्युतीय ऊर्जा का 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, तो इसका आंसर भी सेम ही होगा 36 इंटू 10⁵ जूल। यहाँ पे भी देखिए 10⁵ नहीं है, एकदम वो देखने में लग रहा है कि 105 जूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 36 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। क्वेश्चन बता रहा है कि किरचॉफ का करंट लॉ निम्न में से किस पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर होगा किरचॉफ का करंट लॉ जो होता है किसी नेटवर्क में सिर्फ जंक्शनों पर ही लागू होता है, चाहे नेटवर्क की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे एक तरफा हो या द्विपक्षीय हो या सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, रैखिक हो या गैर रैखिक हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंक्शन इन ए नेटवर्क। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक अभी स्टॉप करते हैं। आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन से कराया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता हूँ, मैंने शुरू में ही पहले बताया। तो फिर चलते हैं, ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू।